अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? पढ़ रहे हैं, साथ साथ कोशिश किया करें कि साथ लिखा करें, लिख के अपने खुद ही चेक किया करें। अगर कोई घर में है तो उसे कहा करें कि चेक करें, तो इससे आप लोगों की तैयारी अच्छी होती चली जाएगी। क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, आप लोग जितना अच्छा पढ़ेंगे, जब आप स्कूल वापस आएंगे तो आपको काफ़ी कुछ आता होगा। तो हम लोग 10th चैप्टर पढ़ रहे थे, 10th क्लास का बायो का। तो उसमें से हमने पढ़ लिया था ब्रीदिंग रेट तक, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग तक, ठीक है। अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में मैं देखा था कि ब्रीदिंग हम करते कैसे हैं, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन वाला देखा था। उससे नीचे ही एक पैराग्राफ होगा, आप मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वाले पैराग्राफ को खोलें, पेज को खोलें, उसमें देखें कि उसके लास्ट पैराग्राफ के ऊपर क्या लिखा हुआ है, ब्रीदिंग रेट, हेडिंग लगा लें उसमें तो, ठीक है। अब जो ब्रीदिंग रेट है, हमें पता है कि इंसानों के अंदर जो सांस की रफ्तार है वो रेस्ट की हालत में 16 से 20 पर मिनट होती है। यानी आप सांस लेते हो, ये सांस ले रहे हो ना आप क्या कर रहे हो, जरा लेके देखिए जरा। आप लेते हैं तो आप कहते हैं एक दफ़ा कुछ अंदर जा रही है, फिर आप बाहर निकालते हैं। तो अब ये काम लगातार सोते हुए भी कर रहे होते हैं, तो ये ब्रीदिंग हो रही है ना, सांस लेना, ठीक है। अब ये सांस आप 1 मिनट में रेस्ट की हालत में 15 से 16 से 20 पर मिनट ले लेते हैं। कुछ लोगों का 21 और 22 भी आ जाता है, लेकिन रेस्ट की हालत का मतलब है कि मैं अभी काम कर रही हूँ तो मैं थोड़ी सारी रेस्ट की हालत से हट के हूँ। अगर बिल्कुल पुरस्कून है तो उस वक्त आप अपनी काउंट करें तो आपको कभी 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 इतने ही आपके सांस के काउंट आएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से अगर कोई आप वॉक करने लग जाए, एक्सरसाइज करने लग जाए, रनिंग करने लग जाए, तो आपका ब्रीदिंग रेट इंक्रीज़ हो जाएगा। तो कोई काम करने के बाद आपका ब्रीदिंग रेट इंक्रीज़ हो गया है तो वो होकर 30 से 40 पर मिनट हो गया है। सवाल ये पैदा होता है कि ये 30 से 40 पर मिनट क्यों हो जाता है। अगर आप नॉर्मल वॉक कर रहे हैं तो आपका फिर भी सांस बढ़ेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, तो आपको पता है हम कहते हैं सांस चढ़ गया है। वो सांस चढ़ गया मीन सांस की ब्रीदिंग रेट बढ़ गया है। कैसे बढ़ा है, सवाल ये पता होता है। पेपर में आपको उससे सवाल था, व्हाई ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेज आफ्टर डूइंग हार्ड जॉब। मुश्किल कोई काम, फिजिकल वर्क करते हो, एक्सरसाइज करते हो, रनिंग करते हो, भागते हो, तो क्या है आपका ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाता है। सवाल ये पैदा होता है व्हाई, क्या ये वजह है, ठीक है। तो ये आपने उसके पैराग्राफ के ऊपर हेडिंग लगा लें, क्वेश्चन बना लें कि ब्रीदिंग रेट आखिर क्यों बढ़ जाता है। तो आप उसका आंसर देंगे कि हमारे ब्लड के अंदर जब क्या होती है, रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन होगी, ठीक है। हमने पढ़ा सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। मैं रेगुलेशन लिख देती हूँ यहाँ पे, क्या है C6 H12O6 पढ़े, इस चैप्टर में भी आएगा, 9th में पढ़ा आपने। तो क्या हुआ, CO2 प्लस H2O प्लस ATP एनर्जी। अब इसमें क्या हुआ कि अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुई, ब्लड में इंक्रीज हो गई। अब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार इंक्रीज हो गई तो हमारा ये जो पैगाम है वो ब्रेन तक जाएगा। ब्रेन के रेस्पिरेटरी सेंटर, अब रेस्पिरेटरी सेंटर क्या होते हैं, हाइपोथैलेमस, ठीक है। ब्रेन पढ़ा था ना 8th क्लास में कि ब्रेन के कुछ पार्ट्स होते हैं, उसका फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तो उस फोर ब्रेन में एक पार्ट था हाइपोथैलेमस, अभी भी पढ़ेंगे, 10th में भी पढ़ेंगे। तो हाइपोथैलेमस जो है वो रेस्पिरेटरी सेंटर की है। जो ही ब्लड इसका टच होगा तो इसको पता चल जाएगा कि ब्लड के अंदर देयर इज अ इंक्रीज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यू टू द हाई लेवल ऑफ रेस्पिरेशन। जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो ये पैगाम भेजेगा रेस्पिरेटरी सेंटर है रिब्स को और डायाफ्राम को, ठीक है। रिब्स को और डायाफ्राम का ब्रीदिंग के मैकेनिज्म मैंने आपको यही बताया था कि जब ये उसे कहेगा तो जो मूवमेंट ऑफ रिब्स है, रिब्स अप एंड लो हो रही हैं, डायफ्राम डोम शेप हो रहा है, ऐसे हो रहा है, डोम शेप हो रहा है, ऐसे हो रहा है, इसकी मूवमेंट तेज करवा देगा कौन,
ब्रेन पैगाम भेजेगा ना इनको, इंटरकॉस्टल मसल्स को। इससे क्या होगा, जब ये तेज़ी से रिब्स मूव करेंगी, डायफ्राम मूव, तेज़ी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, तेज़ी से ऑक्सीजन अंदर आएगी, इस तरह से हमें एनर्जी भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड मेन वजह है हमारे ब्रीथिंग रेट को बढ़ाने की। यानी अगर आप कोई एक्सरसाइज करते हैं या सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो हमें सांस चढ़ जाता है, और सांस चढ़ता है मीन कि मकसद ये होता है कि तेज़ी से रिब्स मूव करें और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालें और ऑक्सीजन को जल्दी जल्दी अंदर लेकर आए, ताकि हमें एनर्जी की मिकदार को पूरा किया जा सके। रेस्पिरेशन करनी है तो रेस्पिरेशन की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस हो। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास ब्रीदिंग रेट क्यों बढ़ जाता है। तो ये आप लास्ट पैराग्राफ पे देख लीजिएगा, वहाँ सारा इसका आंसर लिखा हुआ है, इसको समझ लीजिएगा। तो एक सवाल ये भी आता है पेपर में, कंपोजिशन ऑफ एयर। हमें पता है कि एयर में क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। हम कहते हैं एयर के अंदर डिफरेंट गैसेस होती हैं। एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। ठीक है, क्या नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, ये हमारी एयर के अंदर मेन प्रेजेंट होते हैं। लेकिन वो हवा जो हम अंदर लेके जाते हैं वो हमारी इंस्पायर्ड एयर। हमने ये कंपैरिजन करना है कि क्या जो अंदर हवा मुंह में जाती है वो इंस्पायर्ड एयर है, उसमें क्या क्या है, जो मुंह से बाहर आती है, हम ऐसे करते हैं ना, एयर अंदर जा रही है, ऐसे करते हैं, बाहर आ रही है, जाने वाली में क्या है और वापस आने वाली में क्या है, ये ज़रा हमने देखना है कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन इंस्पायर्ड एयर, जो बाहर माहौल में होगी वही होगी ना। 21% होती है ऑक्सीजन हमारी एयर के अंदर, तो वो उसके अंदर 21% ऑक्सीजन होगी। लेकिन जब वो मुंह से बाहर निकलेगी तो क्योंकि ऑक्सीजन लंग्स ने ले ली है गैसेस एक्सचेंज के थ्रू, तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी, कम होकर 16%, ये नहीं कि एयर से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, तो उसमें ऑक्सीजन 16% रह जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं 0.03 से 0.04%, लेकिन आपके बुक में जो लिखा है आप वही याद करेंगे। ठीक है, वैसे 0.03 से 0.04% तक होती है। तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जब अंदर जाती है इतनी होती है, लेकिन जब बॉडी से बाहर आती है तो 4%, देखिए यहाँ 0.04 है, यहाँ 4 है, यानी बढ़ गई है, क्योंकि अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से लंग्स ने वापस कर दिया, वो बाहर निकलनी है, इसी को तो बाहर निकालना था। तो अब ये बढ़ गया 4% होगी, यहाँ इनको मेन चेंजेस आते हैं। नाइट्रोजन N2, जो नाइट्रोजन है ना, ये सबसे ज़्यादा हमारी एयर में होती है, लेकिन ये यूज़ नहीं होती है, इनर्ट होती है। ये 78 to 79% होती है। ठीक है, अब ये जितनी ये इनर्ट है तो हमारी बॉडी भी इसे डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकती, हम डिफरेंट फॉर्म्स में हम इसे यूज़ करते हैं, प्लांट्स से हम यूज़ कराते हैं, हम खुद इस नाइट्रोजन को डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए जिस तरह ये एयर में जाती है अंदर, वैसे की बाहर, यानी अंदर भी इतनी जाती है, बाहर भी इतनी ही निकल आती है। अब वाटर डिपेंड करता है, अगर बाहर ड्राई सीजन है तो आपकी हवा बिल्कुल खुश्क होगी, अगर बरसात के दिन है तो आपकी हवा बहुत ज़्यादा मॉइस्ट होगी, नामदार होगी, और अगर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो, उस हिसाब से भी चेंज होती रहेगी। ठीक है, तो अब वेरिएबल है, जो हवा मुंह के अंदर जा रही है उसमें वाटर की मिकदार जो है वो हो सकता है कम हो सकता है ज़्यादा हो सकता है दरमियानी हो। लेकिन जब वो मुंह से बाहर निकलेगी तो जाहिर अंदर से आई है नमी लेकर, तो उसके अंदर सैचुरेटेड यानी काची खासी हवा पानी की मिकदार होगी। डस्ट पार्टिकल भी डिपेंड करते हैं वेरिएबल, अगर आप किसी साफ सुथरे माहौल में हैं, क्लीन इन्वायरमेंट में हैं, तो आपके डस्ट पार्टिकल हवा में कम से कम होंगे। तो अगर आप किसी गंदी जगह पर मौजूद हैं, डस्ट बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या होंगी, डस्ट के पार्टिकल्स जो है वो ज़्यादा होंगे। वर्ड लिखा है वेरिएबल, अंदर जाने वाली हवा में क्या होगा, डस्ट पार्टिकल की मिकदार हो सकता है ज़्यादा हो सकता है कम हो। लेकिन जब ये मुंह से बाहर आएगी ना, तो क्योंकि हमने पढ़ा था कि नाक से होते हुए ट्रैकिया से ब्रोंक्यूल, ये सब के होते हुए जाते हुए हवा सारी फिल्टर हो रही है, तो वो म्यूकस जो है वो उस हवा के अंदर डस्ट पार्टिकल को रिमूव कर रहा था, तो तकरीबन जो है वो सारी हवा फिल्टर हो जाएगी, जब बाहर आएगी तो उसके अंदर तकरीबन डस्ट पार्टिकल ना होने के बराबर होंगे। टेम्परेचर, कितनी अमाउंट है टेम्परेचर की जो मुंह के अंदर जा रही है, डिपेंड करता है, बाहर गर्मी है तो हवा गर्म होगी, सर्दी है हवा बहुत ठंडी होगी, और अगर दरमियाना मौसम है तो एक नॉर्मल टेम्परेचर होगा। लेकिन जब मुंह से बाहर निकलेगी एक्सपायर्ड एयर होगी
तो इसका टेम्परेचर भी वही होगा। सर हम जब हवा बाहर निकालते हैं तो वो गर्म गर्म फील होती है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री होता है। तो आपके टेम्परेचर के मुताबिक ही आपकी क्या होती है, एक्सपायर्ड एयर तकरीबन इक्वल टू द बॉडी टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी बुक के ऊपर मैं आपको दिखा देती हूँ कि एक बॉक्स बना हुआ है, उसे देखिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें कंपैरिजन भी आ सकता है या कोई MCQs या कोई शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। ये वाला जो है यहाँ से इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आगे नेक्स्ट लेक्चर में बाद में